हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो नवा चैप्टर चल रहा है हमारा 11th क्लास का बायोलॉजी का, उसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि के बारे में, खनिज लवण, जल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो नवे चैप्टर का आधा पार्ट एनसीईआरटी की बुक में भी 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा प्रबोध और नवबोध की 11th की बुक में भी इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया है। तो जो दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग का नाम है एंजाइम। एंजाइम को विकर या प्रकीर्णव भी कहते हैं, प्रकीर्णव। ठीक है, पहले एंजाइम के बारे में बात करते हैं कि एंजाइम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एन प्लस जाइम, अर्थात एंजाइम। एन मतलब होता है इन और जाइम मतलब होता है यीस्ट या खमीर के अंदर। सबसे पहले याद रखना इन वैज्ञानिक का नाम कुहने ने 1878 में इसको नाम दिया था, क्या खोजा था, सॉरी, इसको यीस्ट के अंदर, खमीर के अंदर इसको खोजा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, एंजाइम, जाइम के अंदर। ठीक है, 1778 में। उसके बाद इनके बाद आए अगले थे बुकनर ने 1897 में सबसे पहले ज्ञात एंजाइम, सबसे पहला एंजाइम खोजा। उस एंजाइम का नाम रखा जाइमेज, या यह कह सकते हैं कि सबसे प्रथम एंजाइम की संज्ञा किसे दी गई है, जाइमेज को। ऑब्जेक्टिव टाइप में याद रख लेना, सबसे पहला एंजाइम कौन है, जाइमेज। ठीक है, जिसको किसने खोजा था, बुकनर ने। बुकनर के भाई अगले सुमनर आए। सुमनर 1926 में इन्होंने बताया कि जो एंजाइम है वो प्रोटीनस प्रकृति के होते हैं, मतलब सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। 1-2 अपवाद याद रख लेना, एक तो राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम और एक राइबो न्यूक्लियस फास्फेटेज एंजाइम। ये दोनों एंजाइम प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, ये दोनों एंजाइम राइबो मतलब राइबोसोम के बने हुए होते हैं। बाकी सारे एंजाइम जो है वो क्या के बने हुए हैं, प्रोटीन के। और सुमनर ने सबसे पहले यूरिएज नामक एंजाइम का निर्माण करा था। खोजा तो किसने था, देखा किसने था, कोने ने देखा था। कहाँ पर देखा था, यीस्ट के अंदर। नाम खोजने के बाद एंजाइम बोल दिया उनने। फिर बुकनर ने सबसे पहला एंजाइम जो देखा उसको नाम दे दिया जाइमेज, क्योंकि जाइम के अंदर देखा इसलिए जाइमेज उसका नाम रख दिया। देखा उनने, नाम इसने रखा, और इन्होंने ही बोल दिया कि सबसे प्रथम एंजाइम जाइमेज ही है। उसके बाद सुमनर आए। सुमनर ने 1926 के अंदर बताया कि सभी एंजाइम कैसे प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीनस होते हैं, पर अपवाद स्वरूप राइबोन्यूक्लियेज और राइबोन्यूक्लियेज फास्फेटेज एंजाइम दोनों राइबोसोम के बने हुए होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन याद रखना, कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला प्रोटीनस पदार्थ, ऐसा प्रोटीनस पदार्थ जो कि कोशिका के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रिया को, जैव मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस, जैव रासायनिक क्रिया को बिना प्रभावित किए या बिना परिवर्तित क्रिया किए उसको प्रेरित या उत्प्रेरित करने का कार्य करता है, उत्प्रेरित करता है। क्या कहलाता है, एंजाइम या प्रकीर्णव या विकर कहलाता है। फिर से परिभाषा सुनना, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला ऐसा जटिल प्रोटीनस जैव रासायनिक पदार्थ जो जीवों के या कोशिका के अंदर होने वाली किसी भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करता है, बस उस क्रिया को क्या कर देता है, उत्प्रेरित कर देता है, तीव्र कर देता है या बढ़ाने में मदद करता है। क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। अब ये एंजाइम जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक तो एंडो एंजाइम और एक है एक्सो एंजाइम। नाम से स्पष्ट हो जाएगा। एंडो एंजाइम वे एंजाइम जो कोशिका के अंदर बनते हैं और अंदर ही क्रिया करते हैं, क्या कहलाते हैं, एंडो एंजाइम। और वे एंजाइम जो कोशिका के बाहर क्रियाशील होते हैं उन्हें एक्सो एंजाइम कहा जाता है। एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम, इसको अच्छे से आप याद रख लेना, केवल नाम याद रखना। इसके बाद जब
इसका नामकरण करा एंजाइमों का, तो नामकरण में वैज्ञानिकों ने आखिरी में एज सफिक्स को यूज करा। किसको? एज को। मतलब अधिकांश एंजाइम में एज, लगभग सभी एंजाइम में लास्ट में एज लगा होता है। प्रोटीएज, लाइपेज, सेल्यूलेज, ठीक है, पेप्टाइडेज, ऑक्सीडेज, हाइड्रोलाइजेज, ये सब क्या है? एंजाइम है। एंजाइम के लास्ट में पहचान क्या है? उनके पीछे उनका सरनेम क्या है? एज लगा हुआ था। ये नामकरण के दौरान वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। अब जो एक एंजाइम की बात करें, एक एंजाइम जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक प्रोटीनस भाग होता है। इस प्रोटीनस भाग वाले एंजाइम को एपो एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। प्लस एक नॉन प्रोटीनस भाग होता है, मतलब जिसमें प्रोटीन ना हो, उसको बोलते हैं नॉन प्रोटीनस भाग। जिस नॉन प्रोटीनस भाग का नाम है कोफैक्टर या सहकारक, ठीक है। और ये प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस दोनों सम्मिलित रूप से होलो एंजाइम कहलाते हैं। अब होलो एंजाइम क्या है कि पूर्ण एंजाइम किसे कहते हैं? वह एंजाइम जो कि प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस भागों से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? होलो एंजाइम कहलाता है। इस होलो एंजाइम का प्रोटीनस भाग जो है एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीनस भाग कोफैक्टर कहलाता है। अब ये कोफैक्टर दो प्रकृति के हो सकते हैं, एक तो कार्बनिक प्रकृति के और एक अकार्बनिक प्रकृति के। अगर कोफैक्टर अकार्बनिक प्रकृति का है तो वह आयंस के रूप में होगा, Zn आयन या Mg आयन। आपको पता है अकार्बनिक पदार्थ में खनिज तत्व आते हैं, तो खनिज तत्व जो है अकार्बनिक पदार्थ है और ये कोफैक्टर की तरह कार्य करते हैं। और कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो दो रूपों में, एक तो प्रोस्थेटिक समूह और एक होता है को एंजाइम या कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीनस भाग है और ये प्रोटीनस भाग एपो एंजाइम से बिल्कुल सरलता से जुड़ा होता है ताकि उसको आसानी से पृथक किया जा सके। और प्रोस्थेटिक समूह जो है वो प्रोटीनस भाग से दृढ़ता से जुड़ा होता है, इसको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो होलो एंजाइम क्या है? पूरे एंजाइम को होलो एंजाइम, उसमें प्रोटीनस भाग क्या कहलाता है? एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीनस भाग क्या कहलाता है? कोफैक्टर या कोएंजाइम कहलाता है, नॉन प्रोटीनस भाग जो कि बिना प्रोटीन का होता है। तो ये भी याद रखना आपको, होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम क्या है। और 2 नंबर में पूछ लें, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले एपो एंजाइम क्या है, तो एंजाइम के प्रोटीनस भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। होलो एंजाइम क्या है, तो नॉन प्रोटीनस और प्रोटीनस भाग से मिलकर बने एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। या पूछ लें कि एंजाइम का नॉन प्रोटीनस भाग क्या कहलाता है, तो कोफैक्टर या सहकारक हिंदी में कहलाता है। अब इनके गुण देखते हैं हम, किसके? एंजाइम के गुण। कुछ गुणों को या प्रॉपर्टीज को आप याद रखिए, ठीक है। प्रश्न बनेगा सबसे पहला एंजाइम क्या है, एंजाइम के गुण लिखिए। दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि होलो एंजाइम क्या है, ठीक है। तो होलो एंजाइम किसे कहते हैं समझ में आ गई? वह एंजाइम जो कि प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस भागों से मिलकर बना होता है, होलो एंजाइम कहलाता है। इसके प्रोटीनस भाग को एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीनस भाग को कोफैक्टर या सहकारक कहा जाता है। यह सहकारक या तो प्रोस्थेटिक समूह का या कोएंजाइम का या अकार्बनिक पदार्थ का बना होता है। अगर प्रोस्थेटिक समूह का बना हुआ है तो यह दृढ़ता के साथ एपो एंजाइम से जुड़ा होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके गुण, प्रॉपर्टीज, किसके? एंजाइम के गुण। सबसे पहला गुण याद रखना, एक एक शब्दों को याद रख लेना तो पूरा का पूरा लाइन अपने को मन से लिखना आ जाएगा। सबसे पहला, एंजाइम कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले प्रोटीनस रंगहीन पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या होता है? ये रंगहीन प्रकृति के होते हैं। दूसरा इनके बारे में याद रखना कि तीनों माध्यम में, मतलब अम्ल, क्षार और उदासीन, तीनों माध्यम में ये क्रियाशील होते हैं या सक्रिय होते हैं। कोई सा भी भाग हो, कोई सा भी माध्यम हो, तीनों माध्यम में कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं। फिर तीसरी बात याद रखना कि एंजाइम बने होते हैं काय के, अभी बताया था। लिख दो फटाफट कोई भी एक लड़का लड़की नीचे और मैसेज बॉक्स में कि एंजाइम काय के बने होते हैं। वो तीसरा पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एंजाइम किसके बने होते हैं वो आपको याद रखना है। और कुछ अपवाद भी बता दिए, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम और राइबोन्यूक्लियस फास्फेटेज एंजाइम जो उस पदार्थ के नहीं बने होते। किस पदार्थ के, जो आपको लिखना है, ठीक है। चौथा गुण याद रखना आपको, इसका अणुभार जो है उच्च होता है। किसका? एंजाइम का,
ठीक है। एंजाइम का अणुभार कैसा होता है, उच्च होता है। उच्च होने के कारण अगला गुण बन जाएगा कि ये आसानी से, अणुभार ज़्यादा होने के कारण आसानी से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विस्तृत नहीं हो पाते, मतलब इनमें विस्तरण का गुण नहीं पाया जाता है। छठा, ये कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। कोलाइडी प्रकृति के होते हैं मतलब आसानी से किसी के साथ भी जोड़ने की क्षमता रखते हैं। कोलाइडी प्रकृति के होने के कारण ये जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब जल में घुलते नहीं हैं। ठीक है, पहला गुण याद रखना है, ये रंगहीन है, कोशिका में पाए जाने वाले प्रोटीनस पदार्थ हैं। दूसरा, ये अम्ल, क्षार और उदासीन तीनों माध्यम में कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। अगला जो मैंने नहीं बताया वो आपने बता दिया है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। प्रोटीन के बने हुए होते हैं अधिकांश एंजाइम। ठीक है, कुछ अपवाद भी बता देना। फिर ये उच्च अणुभार वाले होते हैं, इनका अणुभार उच्च होता है, और अणुभार उच्च होता है इस कारण इनमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, विस्तरण का गुण नहीं पाया जाता है। अगला, एक कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, अर्थात किसी के साथ आसानी से बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, और ये अघुलनशील भी होते हैं। अगला 7वां पॉइंट याद रखना आपको, संवेदनशीलता। ये ताप और पीएच के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। एक निश्चित ताप और निश्चित पीएच पर ही ये क्रियाशील होते हैं। पीएच या ताप कम या अधिक होने पर इनकी क्रियाशीलता भी कम या अधिक हो जाती है, और एक निश्चित ताप के बाद लगातार ताप बढ़ाएं, जैसे ताप की बात करें तो 25 से 45-47 डिग्री सी पर ये अधिक क्रियाशील होंगे। 37 डिग्री सी ताप पर ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील या सामान्य क्रियाशील रहेंगे। 25 डिग्री से लेके तो 45 डिग्री सी ताप पर ये क्रियाशील रहेंगे। 25 से कम हुआ तो इनकी क्रियाशीलता घट जाएगी, 45 से अधिक हुआ तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, और ये घटेगी और बढ़ेगी भी एक निश्चित समय तक। 10 के बाद ये क्रिया करना बंद कर देंगे, 60 के बाद क्रिया करना बंद कर देंगे, मतलब 10 से 60 के बीच में ही जितनी क्रिया कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे भी कर पाएंगे। आखिरी आता है उत्क्रमणीयता। इनमें क्या पाया जाता है गुण, उत्क्रमणीयता का गुण पाया जाता है। उत्क्रमणीयता क्या है, जैसे कि मान लो सुक्रोज नामक जो एंजाइम है इसको अपघटित करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। उत्क्रमणी मतलब होता है दोनों दिशा में होने वाली क्रिया, और अनुत्क्रमणी मतलब एक दिशा में होने वाली क्रिया। तो ग्लूकोज को तोड़ा तो क्या क्या बन सकता है, सुक्रोज को तोड़ा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ देंगे तो वापस से कौन बनेगा, सुक्रोज बन जाएगा। तो ये उत्क्रमणीयता को दर्शाते हैं। ये किसके लक्षण हो गए या गुण हो गए, एंजाइम के गुण हो गए। तो ये हो गया अपना अगला एंजाइम। पहला क्वेश्चन बना है कि एंजाइम क्या है, एंजाइम के गुण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा होलो एंजाइम क्या है। ठीक है, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, अपने मन से ही लिखना सीख जाओ। जो मैं बताता रहता हूँ उसको स्टार लगा के या तो कॉपी में लिख लो या मैसेज बॉक्स में डाल दो। कॉपी में लिखोगे तो स्टार लगा के लिखना, ताकि फेयर कॉपी में आपको जब भी पढ़ने को मौका मिले तो वो आपको ऊपर ही ऊपर दिख जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है एंजाइम के संबंध में एक फिशर नामक वैज्ञानिक ने, एंजाइम की क्रियाविधि के संबंध में फिशर नामक वैज्ञानिक ने एक परिकल्पना प्रस्तुत करी है। उस परिकल्पना को कहा जाता है एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना। मैं ताला और चाबी लेके आ रहा हूँ, उससे आपको समझाता हूँ ताला चाबी परिकल्पना को। अब जो फिशर है, उस फिशर ने एंजाइम को तो चाबी की, एंजाइम को किसकी, चाबी की संज्ञा दी है, और जो एंजाइम और साथ में दूसरा था क्रियाधार, इस क्रियाधार को काय की उपाधि दी है, चाबी की, ताले की उपाधि दी है। इस प्रकार का पुराने जमाने का जो ताला, इस प्रकार के ताले की उपाधि दी है किसको, क्रियाधार को। अब जो एंजाइम की क्रियाशीलता के संबंध में वैज्ञानिक का नाम याद रखना, कुहने, और उसके बाद आया अगले फिशर। ठीक है, इन दोनों ने इनकी क्रियाशीलता के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत करा। इस सिद्धांत का नाम रखा गया क्या, एंजाइम का की ताला चाबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना को समझाइए। तो फिशर ने एंजाइम की क्रियाशीलता को समझाने के लिए एक परिकल्पना प्रस्तुत करी, जिसे क्या कहा जाता है, एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना। इस ताला चाबी परिकल्पना के अनुसार इस चाबी को तो उन्होंने एंजाइम की संज्ञा दी, ठीक है, चाबी को एंजाइम की संज्ञा दी, और क्रियाधार को
सब्सट्रेट को काहे की ताले की संज्ञा दी। और जब ये एंजाइम इस क्रियाधार के साथ क्रिया करता है तो एंजाइम और क्रियाधार दोनों मिल करके आपस में जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दोनों जुड़ गए हैं, इसको क्या बोला जाएगा? एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे ये एक ताला है, एक चाबी है, अपन ने लिए, ये चाबी जो है एंजाइम की तरह कार्य कर रही है, ये ताला जो है यहाँ पर क्रियाधार की तरह कार्य कर रहा है। जब अब ये गलत चाबी लग गई, मतलब गलत एंजाइम हमने किसके अंदर? क्रियाधार के अंदर लगा दिया, तो यहाँ क्रिया नहीं हो पाएगी, और नहीं होगी तो ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाएगा। पर जब हम सही चाबी लगा देंगे तो सही चाबी लगाने पर एंजाइम क्या करेगा? अभी भी गलत चाबी लग गई है, गलत चाबी लगने के कारण यहाँ पर क्रिया नहीं हो पा रही है। हम सही चाबी ढूंढ करके लगा दी, तो ये सही चाबी के ढूंढने के कारण अभी भी गलत चाबी मिल गई फिर। ठीक है, कितनी चाबियां हैं, कितने एंजाइम हैं? ये सही चाबी है शायद अब की बार। चाबी सही साट नहीं मिल रही है, शायद गलत ही चाबी ले आया हूँ मैं। कोशिश तो करें, चाबी तो यही है। क्या हो रहा है? कोई भी चाबी लगने को तैयार नहीं है इसमें, क्योंकि ताला गलत है ना? ताला गलत है, चाबी ये है, इसकी मिल गई। ये देखो, ये ताला लग गया है अभी। ठीक है, अब ये एंजाइम जो है, मतलब चाबी ने इसके साथ, क्रियाधार के साथ, मतलब ताले के साथ जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र, इसको तो क्या बोल दिया? एंजाइम, इसको बोल दिया क्रियाधार। इन दोनों के जुड़ने पर जो सम्मिश्र बना उसको क्या बोला जाएगा? एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र या एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये दोनों जुड़ करके यहाँ पर एंजाइम क्या कर रहा है? इस क्रियाधार पर क्रिया करा। जब क्रियाधार पर क्रिया करा तो ये प्रोडक्ट बन गया। जब इस पर ये क्रिया करेगा तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा इस प्रकार का कुछ, क्योंकि पुराने जमाने की जो चाबियाँ चलती थी उसमें ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता था और ये नीचे का हिस्सा कुछ इस प्रकार अलग रह जाता था। ठीक है, और अब चाबी अलग निकल गई। तो किसने? फिशर ने एंजाइम को किसकी परिकल्पना दी या उपाधि दी? चाबी की। और क्रियाधार को काहे की? ताले की। और एंजाइम और क्रियाधार दोनों आपस में मिलकर के सबसे पहले क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सबसे पहले ये दोनों जुड़ करके एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, सबसे पहले इसको 4 पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहले जो है फिशर ने एंजाइम को तो चाबी की और क्रियाधार को ताले की संज्ञा दी। दूसरे नंबर पे एंजाइम और क्रियाधार, मतलब कि ताला और चाबी मिलकर के एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तीसरे नंबर पे जब एंजाइम क्रियाधार के साथ क्रिया कर जाता है तो उसका लॉक खुल जाता है, मतलब कि एक नया उत्पाद बन जाता है। क्या बन जाता है? उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट बन जाता है। इस परिकल्पना के को ही क्या कहा जाता है? एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा कैसे ही चित्र भी बनेगा। अब एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना के बाद आता है एंजाइम संदमन या निरोधन। एंजाइम संदमन या निरोधन। प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। उन पदार्थों को तो संदमक या निरोधक कहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? संदमक या निरोधक, रोकने वाले। मतलब प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को रोकते हैं या निरोधित करते हैं। ऐसे पदार्थों को संदमक या निरोधक कहते हैं और उनकी क्रिया को संदमन या निरोधन कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बताएंगे? वे विशिष्ट पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को रोक देते हैं, ठीक है, या समाप्त कर देते हैं। या तो क्रियाशीलता को रोक दें या क्रियाशीलता को समाप्त ही कर दें, संदमक या निरोधक कहलाते हैं। और इनकी क्रिया को एंजाइम संदमन या एंजाइम निरोधन कहा जाता है। अब ये एंजाइम संदमन या निरोधक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रतियोगात्मक संदमक। तो ऐसे संदमक जो कि किसके साथ? ये जो चाबी है, इस चाबी का जो ये स्थल है इसको बोलते हैं सक्रिय स्थल, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट।
सक्रिय स्थल, क्योंकि इस सक्रिय स्थल के कारण ही ये एंजाइम किसके साथ क्रिया कर पाता है, क्रियाधार के साथ क्रिया कर पाता है। पर जो ये निरोधक पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, इस सक्रिय स्थल के साथ क्या करने लगते हैं, प्रतियोगिता। मतलब यहाँ पर आकर के, जैसे मान लो किसी चाबी के ऊपर हम बबल गम चिपका दें और बबल गम चिपकाने के बाद इस चाबी को क्या करें, ताले में लगाने का प्रयास करें, तो ताला और चाबी आपस में क्रिया नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। किसके कारण, उस बबल गम के कारण। उस बबल गम को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटर बोलते हैं ना, प्रतियोगी बोलते हैं, उसका कॉम्पिटिटर बोलते हैं। तो कॉम्पिटिटर के कारण या इस प्रकार के निरोधन में क्या बताएंगे कि सक्रिय स्थल पर कोई निरोधक आकर के जुड़ जाता है और सक्रिय स्थल को भर देता है, जिसके कारण क्या होता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एंजाइम किसके साथ क्रिया नहीं कर पाता है, क्रियाधार के साथ क्रिया नहीं कर पाता और जिससे नया प्रोडक्ट नहीं बन पाता। इस प्रकार के संदमन को या निरोधन को प्रतियोगात्मक संदमन या निरोधन कहते हैं। दूसरा आता अप्रतियोगात्मक संदमन। मतलब यहाँ पर संदमन या संदमन है, संदमक नहीं, संदमन, ठीक है, अप्रतियोगात्मक। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रतियोगात्मक में तो क्या हुआ था, सक्रिय स्थल पर या एक्टिव साइट पर कौन आकर के जुड़ गया था, संदमक जुड़ गया था। अब संदमक मान लो सक्रिय स्थान के बजाय यहाँ पर, मतलब बबल गम अपन ने अभी इस साइड चिपकाई थी, अब इस साइड के बजाय पीछे की साइड चिपका दें, तो पीछे भी अगर चिपका देंगे, जैसे चाबी के ऊपरी हिस्से पे चिपका दे अपन, तो ये चाबी के ऊपरी हिस्से पर कुछ लगा दिया तो ये चाबी अंदर नहीं जा पाएगी, और चाबी अंदर नहीं जा पाएगी तो इसके अंदर क्रिया नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार के निरोधन में निरोधक एंजाइम के सक्रिय स्थल की वजह कहीं भी जुड़ जाता है, और कहीं भी जुड़ने के कारण भी क्या हो जाता है, एंजाइम क्रियाधार के साथ क्रिया नहीं कर पाता है, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है और नया उत्पाद नहीं बनता है। तीसरा आता है प्रोटीन विरूपण निरोधन। प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम, अगर प्रोटीन के रूप को बदल दिया जाए, और रूप कैसे बदलाएगा कि प्रोटीन जो है एक निश्चित ताप पर काम करता है, ताप कम या ज्यादा हो जाएगा तो एंजाइम की क्रियाशीलता कम या ज्यादा हो जाएगी। अब विरूपण मतलब रूप में परिवर्तन, और रूप में परिवर्तन किसके कारण होता है, ताप के कारण। यदि किसी एंजाइम पर उच्च ताप से प्रभावित किया जाए, उस पर उच्च ताप दिया जाए एंजाइम को, तो उसके कारण इस प्रोटीन की या एंजाइम की जो है रूप में परिवर्तन आ जाएगा। मतलब मान लो ये चाबी है, इस चाबी को हम गर्म करें, ठीक है, गर्म कर देंगे, ताप बढ़ाने पर क्या होगी, गर्म होगी। अब जब गर्म होगी तो जो इसका जो सक्रिय साइट है जो कि ऐसा था, उसका रूप बदल करके मान लो ऐसा हो जाए, ठीक है, डिजाइन बदला गई। अब डिजाइन बदला गई, आकार में परिवर्तन हो गया, विरूपण हो गया, तो विरूपण के कारण क्या होगा कि ये जो एंजाइम है ये क्रियाधार के साथ क्रिया नहीं कर पाएगा, और क्रियाधार के साथ क्रिया नहीं कर पाएगा मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, और जिसके कारण क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये हुआ है तीसरे प्रकार का, जिसको बोलते हैं प्रोटीन विरूपण निरोधन। ये किसके कारण हुआ है, ताप, सिर्फ एक शब्द याद रखना, ताप बढ़ाने से इस प्रोटीन के रूप में मतलब एंजाइम के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और रूप में परिवर्तन हो जाएगा तो एंजाइम क्रियाधार के साथ नहीं जुड़ पाएगा और क्रिया नहीं हो पाएगी। और चौथा और आखिरी विरूपण या निरोधन आता है जिसका नाम है उत्पाद निरोधन। उत्पाद निरोधन, उत्पाद निरोधन क्या है, ताला के साथ चाबी जुड़ी, मतलब एंजाइम के साथ में कौन जुड़ गया है, यहाँ पर क्रियाधार जुड़ गया। अब एंजाइम के साथ क्रियाधार जुड़ गया, अब जुड़ने के बाद जैसे हमने ताला लगा दिया, ताला लगाने के बाद क्या करना जरूरी होगा, हमको इसको चाबी को निकालना जरूरी होगा। अगर ये चाबी यहीं लगी रहेगी तो माना कि इस चाबी से दूसरे ताले भी खुल रहे हैं, तो दूसरे ताले तब खुलेंगे जब ये चाबी इस क्रियाधार से बाहर निकले। अब इस क्रियाधार से बाहर ही नहीं निकल रहा है, ये क्रियाधार ने इस एंजाइम को पकड़ के रख लिया है, या ये क्रियाधार जो है हट नहीं रहा है यहाँ से, तो ये एंजाइम दूसरे क्रियाधार के साथ नहीं जुड़ पाएगा, और नहीं जुड़ पाएगा तो दूसरी क्रिया में भाग नहीं ले पाएगा, मतलब उत्पाद के साथ जुड़ा रहे। जैसे एक सामान्य उदाहरण, जैसे घर में रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद क्या होगा, उत्पाद बनेगा। रोटी डायरेक्ट रोटी नहीं बनेगी, पहले लोई बनेगी, उसको सेकेंगे बेलेंगे, उसके बाद रोटी बनेगी, और रोटी क्या बन जाएगा, यहाँ पे उत्पाद बन जाएगा। अब किचन में उत्पाद बना बना के तैयार कर रहे हैं, पर उस उत्पाद को खाने वाला नहीं है और उत्पाद को हटाने वाला नहीं, तो एक समय बाद क्या होगा, किचन या पूरा का पूरा सिस्टम में
उत्पाद ही उत्पाद हो जाएगा। अब उत्पाद ज्यादा हो जाएंगे तो वो एंजाइम क्या नहीं कर पाएंगे, अपनी क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो ये चौथा प्रकार हो गया उत्पाद निरोधन। अब आखिरी टॉपिक बनेगा, आखिरी क्वेश्चन बनेगा, आखिरी नहीं अभी और भी है, एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। किन किन कारकों के कारण एंजाइम की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। तो अभी 3 क्वेश्चन बने, एंजाइम क्या है, एंजाइम के गुण, दूसरा बना होलो एंजाइम क्या है, तीसरा एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना को समझाइए। अब आता है चौथा हुआ है एंजाइम संदमन, 4 हो गए। अब आता है एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। जो एंजाइम है या कोई भी क्रिया जो है किसी न किसी कारक के कारण प्रभावित होती है। एक सामान्य उदाहरण ले लें, मान लो कि जैसे कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, तो मोटरसाइकिल की स्पीड जो है वो निर्भर करती है अलग अलग कारकों के कारण। बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, देखो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल अगर बुजुर्ग चला रहा है तो बहुत संभल करके धीमी गति से चलाएगा। तो पहला कारक हो गया मोटरसाइकिल को चलाने वाला कौन, बुजुर्ग। दूसरा कोई जवान चला रहा है तो स्टाइल मारते हुए चलाएगा। तीसरा कारक उस जवान के पीछे लड़की बैठी है तो वो और अलग तरीके से चलाएगा। तो जो मोटरसाइकिल चलाने की क्रिया है वो अलग अलग कारकों द्वारा प्रभावित हो रही है। तो सामान्य उदाहरण है, इस पे लिखना मत। अब यहाँ पर एंजाइम की क्रियाशीलता जो है अलग अलग कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। वो कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, इन कारकों को आप ध्यान से समझना। सबसे पहला कारक आता है एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला कारक, तापमान। सबसे पहला कारक कौन है, तापमान। आपको पहले बता चुका हूं कि एंजाइम एक निश्चित ताप पर ही क्रियाशील होते हैं, मतलब 25 से 45-43 डिग्री सी ताप पर ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ताप घटने और बढ़ने पर इस एंजाइम की क्रियाशीलता प्रभावित होती है, मतलब घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो पहला कारक हो गया कौन, तापमान। दूसरा आता है एंजाइम की सांद्रता, किसकी, खुद की एंजाइम की सांद्रता। एंजाइम की सांद्रता बढ़ जाती है, एंजाइम की सांद्रता अगर बढ़ जाती है तो किसी भी कार्य की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब एंजाइम की सांद्रता बढ़ेगी तो कार्य करने की दर भी बढ़ जाएगी, और एंजाइम की सांद्रता घटेगी तो कार्य करने की दर भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे कि हम सब्जी बना रहे हैं और सब्जी में नमक जो है एंजाइम की तरह कार्य कर रहा है, जो टेस्ट बढ़ाने का काम कर रहा है। पर पहले कम डाला तो टेस्ट कम आया, थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया टेस्ट ज़्यादा आ गया, थोड़ा सा और डाल दिया तो नॉर्मल हो गया। अब और बढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कम होने पर भी घट जाएगी, ज़्यादा होने पर बढ़ जाएगी। तो एंजाइम की सांद्रता के आधार पर भी एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है, प्रभावित होती है। उसके बाद आता है तीसरा, उत्पाद की सांद्रता। इसका उल्टा है, ये एंजाइम की सांद्रता बढ़ेगी तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी तो एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाएगी। उत्पाद की सांद्रता नहीं बढ़ना चाहिए, उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाएगी तो एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाएगी। ये तीसरा कारक हो गया। फिर चौथा कारक आता है निरोधक की उपस्थिति। याद ही आपको निरोधक अभी हाल बताया मैंने, संगमक जो एंजाइम की क्रियाशीलता को रोक देता है। अगर निरोधक उपस्थित होगा तो एंजाइम की क्रियाशीलता घटेगी या बढ़ेगी, शाबाश, घटेगी, ठीक है। निरोधक की उपस्थिति, यह भी एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला कारक है। और आखिरी कारक आता है पांचवा, जो है पीएच मान। पीएच मान आपको पता है, 7 पीएच जो है उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। ये पीएच मान के प्रति एंजाइम क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। पीएच के घटने और बढ़ने पर एंजाइम की क्रियाशीलता में भी कमी या अधिकता होती ही है। तो ये हो गया एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला कारक। अगला आता है एक और, कोएंजाइम क्या है। कोएंजाइम तो अभी बताया था मैंने, प्रोटीन का एंजाइम का नॉन प्रोटीनस भाग क्या कहलाता है, कोएंजाइम कहलाता है। और ये किसी भी क्रिया को होने के लिए या करने के लिए बीच में मुख्य भूमिका निभाने का काम करता है। कौन, कोएंजाइम। कोएंजाइम के बारे में 2-3 गुण याद रखना। तो परिभाषा क्या बताएंगे, एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन का बना हुआ होता है, उस प्रोटीनस भाग को तो बोला था एपोएंजाइम। और एंजाइम का कुछ भाग काय का बना होता है, नॉन प्रोटीनस भाग का। उस नॉन प्रोटीनस भाग वाले एंजाइम को ही क्या कहा जाता है, कोएंजाइम, या अप्रोटनी भाग को ही क्या बोलते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। इस कोएंजाइम के 2-3 गुण, 1-2 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम के गुण बताइए। तो ये कोएंजाइम ठीक विपरीत है किसका, एंजाइम का। एंजाइम का अणुभार ज्यादा था, इनका अणुभार कम है, ठीक है। पहला क्या, उसका अणुभार ज्यादा था, इनका अणुभार क्या होता है,
कम होता है। दूसरा याद रख लेना कि जो कोएंजाइम है इनका अणुभार कम होने के कारण ये आसानी से विसरण भी कर सकते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरित भी हो जाते हैं। तीसरा, इसमें संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है, मतलब ताप और पीएच के प्रति ये संवेदनशील नहीं होते हैं या कम संवेदनशील होते हैं। कौन? कोएंजाइम। अगला, ये जो कोएंजाइम है ये अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, मतलब इसमें कार्बन नहीं पाई जाती है। अभी हाल बताया था मैंने कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में, तो ये अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। और आखिरी पांचवा, ये वाहक की तरह कार्य करते हैं, किसी भी चीज को एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर ले जाने में वाहक की भूमिका निभाते हैं। कौन? कोएंजाइम। ठीक है। और अब आखिरी आता है एक और टॉपिक, उत्प्रेरक और एंजाइम में अंतर। ठीक है, उत्प्रेरक और एंजाइम। एंजाइम भी क्या करता है? किसी भी क्रिया को बढ़ाता है, ये भी किसी भी क्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है, पर फिर भी क्या है, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एंजाइम जो है कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, मतलब काय के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। और जो उत्प्रेरक है वो अकार्बनिक प्रकृति के बने होते हैं। काय के बने हुए? अकार्बनिक प्रकृति के। कार्बनिक मतलब ये प्रोटीन के हैं। ठीक है, प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ ही है। फिर दूसरा याद रखना है इसके बारे में कि अगला, इनका अणुभार जो है, एंजाइम का अणुभार उच्च होता है। एंजाइम उच्च अणुभार वाले होते हैं और ये निम्न अणुभार वाले होते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर हो गया उच्च अणुभार वाले, निम्न अणुभार वाले। फिर एक अंतर आता है अपना संवेदनशीलता। किनमें? एंजाइम में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, मतलब पीएच और ताप के प्रति ये संवेदनशील होते हैं और ये पीएच और ताप के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। ठीक है, अगला आता है, ये जो एंजाइम हैं कुछ विशेष क्रिया, विशेष या विशिष्ट क्रिया में ही भाग लेते हैं। ये इसका एक गुण भी है, एक गुण में कम बताया था, याद रखना कि प्रत्येक एंजाइम कोई विशिष्ट क्रिया में ही भाग लेता है, हर कोई सी क्रिया में भाग नहीं लेता है। वो क्या करता है? एक विशिष्ट क्रिया में ही भाग लेता है। और ये जो उत्प्रेरक है ये सभी के साथ क्रिया करके उस क्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करता है, या किसी भी पदार्थ के साथ या किसी भी क्रिया में भाग ले सकता है। ये विशिष्ट पदार्थ के साथ ही या विशिष्ट क्रिया में ही भाग लेता है। अगला और आखिरी जो है, ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम पर विषैले पदार्थों का प्रभाव पड़ता है। अगर इस पर विषैले पदार्थ डाल दिए जाएं, क्योंकि ये संवेदनशील प्रकृति का होता है, तो अगर इस पर विषैले पदार्थ मिला दिए जाएं एंजाइम में, तो ये प्रभावित हो जाएगा और अपनी क्रिया नहीं कर पाएगा। पर इस पर विषैले प्रकार के पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हुआ है उत्प्रेरक और एंजाइम में अंतर। एक दो तीन चीज़ें छोटी छोटी और सुन लो। एक मैंने बताया था होलो एंजाइम, होलो एंजाइम आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक प्रो एंजाइम और है। प्रो एंजाइम वे एंजाइम जो कोशिका के अंदर निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु किसी तत्व को मिला देने पर क्या हो जाते हैं? वो सक्रिय हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रो एंजाइम। किसी भी शब्द में प्रो लगा है तो वो निष्क्रिय एंजाइम, जैसे प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, प्रोम्यूसिन। इसका अर्थ ये है कि कैसे एंजाइम है? प्रो एंजाइम है, मतलब निष्क्रिय अवस्था में निकलने वाले एंजाइम हैं, और इन पर किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करवा दी जाए तो इनमें से प्रो हट जाएगा, इनमें से प्रो हट जाएगा, प्रोपेप्सिन का ये पेप्सिन बन जाएगा। ठीक है, प्रोरेनिन का ये रेनिन बन जाएगा, मतलब प्रो हट जाएगी तो ये निष्क्रिय अवस्था से किसी अवस्था में आ सकते हैं? सक्रिय अवस्था में आ सकते हैं। एक और आखिरी, आइसो एंजाइम क्या है? आइसो एंजाइम ऐसे एंजाइम जो कई रूपों में या एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं, कार्य में तो समानता दर्शाते हैं, या गुणों में तो कार्य में समानता दर्शाते हैं, पर इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, आइसो एंजाइम कहलाते हैं। अब इन आइसो एंजाइम का एक उदाहरण अच्छे से याद रख लेना, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज ये एक आइसो एंजाइम है जो कि 5 रूपों में होता है। कितने रूपों में? 5 रूपों में, जिसमें से एक लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ब्रेन में, मस्तिष्क में पाया जाता है, और 4 जो है लीवर में पाए जाते हैं। मतलब ये गुणों में तो समानता दर्शाते हैं पर कार्य में क्या होते हैं?
भिन्न, सॉरी, कार्य में तो समानता दर्शाते हैं पर गुणों में भिन्नता दर्शाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? आइसो एंजाइम। अब ये पूरा जो हमारा टॉपिक हुआ है एंजाइम, इसके अंदर के एक बार आप प्रश्न सुन लो सारे। सबसे पहला प्रश्न बनेगा एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, इसके गुण लिखेंगे सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पे ये टिप्पणियां एक साथ कर देंगे हम, होलो एंजाइम, दूसरी क्या है प्रो एंजाइम, और तीसरा क्या हो जाएगा आइसो एंजाइम पर टिप्पणी। होलो, प्रो और आइसो एंजाइम पर टिप्पणी। अगला बताया एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना, ठीक है, ताला चाबी परिकल्पना। अगला एंजाइम संदमन क्या है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। पांचवा हो जाएगा एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। और अभी एक अंतर बताया था छठा, उत्प्रेरक और एंजाइम में अंतर। ये 5-6 क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक में से। तो ये हमारा नवा चैप्टर जो है जैविक अणु आज कंप्लीट हो गया। पसंद आया है तो क्या करना है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हो, ठीक है। थैंक यू बेटा।